अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर सैटरडे या संडे को टाइम अनुसार आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने अभी तक नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स अपने चैनल ओशिन्स कॉर्नर पे अपलोड कर दिए हैं। और ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है, ये हिमाचल ही नहीं बल्कि कोई भी पीसीएसई, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप स्टेट सर्विसेज का या यूपीएससी या कोई भी जो आपका भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्ज़ाम है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। और आज हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स करेंगे, अक्टूबर 2024 के। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स और कुछ जो करंट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या किसी को अवार्ड मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं और आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी इस पूरी वीडियो सीरीज़ या इस यूट्यूब को बनाने का जो एक मकसद रहा है वो यही रहा है कि हमारे हिमाचल के जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिनको प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उनका एरिया इतने दुर्गम एरिया है जहाँ पे कोई चीज़ें नहीं हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, कोचिंग सेंटर्स नहीं, प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं। तो वो बच्चे इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल इंडिया का पूरा फ़ायदा उठाएं और मेरे इस वीडियो से आप कोशिश कीजिए कि आप हर महीने के करंट अफेयर्स कर पाएँ। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं कुछ मिसलेनियस चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो मुझे अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। इसमें सबसे पहले था विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। आप लोग जानते हैं बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं और आज पुरुष के साथ सिर्फ कंधे से कंधा ही नहीं बल्कि उससे भी आगे निकल चुकी हैं। और विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जो विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम में भारत की मदद कर रहा है। तो ये और कोई नहीं है, हमारा वंस अपॉन अ टाइम कॉलोनाइजर है, दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया। सो जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो यूके और इंडिया मिलके विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है वो लेकर आए हैं। सेकेंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग सब एलॉन मस्क को जानते हैं। एलॉन मस्क की बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी टेस्ला भी है। और एलॉन मस्क सिर्फ नए जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, सिर्फ इन्हीं पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, एक ब्लाइंड साइट नाम का प्रोजेक्ट है। ब्लाइंड साइट का मतलब है कि जिन लोगों ने अपनी देखने की कैपेसिटी को खो दिया है, जो सिंपल सी बात है, जो विकलांग है, जो अंधे हैं और जिनकी ऑप्टिक नर्व्स पे प्रॉब्लम हो गई है, वो उस वजह से जो अंधे लोग हुए हैं, उनके लिए ब्लाइंड साइट प्रोग्राम जो है वो न्यूरोलिंक के अंदर एलॉन मस्क लेकर आए हैं। और ब्लाइंड साइट प्रोग्राम में ऐसा होगा, एक ब्रेन कंप्यूटराइज्ड चिप क्रिएट की जाएगी जो कि आपके ब्रेन में इंसर्ट की जाएगी। आप लोग जानते हैं ब्रेन का हिस्सा और यहाँ का जो हिस्सा होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा बोलते हैं इस वाले एरिया को। तो वहाँ पे जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं आपकी, वो आपकी आई से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो वहाँ पे उस चिप को लगाया जाएगा जिससे कि जो अंधे लोग हैं वो भी देखना शुरू कर सकते हैं। तो ये ब्लाइंड साइट प्रोजेक्ट है। और न्यूरालिंक जो है वो एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एलन मस्क भाई साहब की है और वो इसको देख रहे हैं। तो ये मुझे लगा कई बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ब्लाइंड साइट प्रोग्राम और व्हाट इज़ न्यूरालिंक, तो इट इज़ रिलेटेड टू एलन मस्क। तीसरे करंट अफेयर की तरफ आते हैं, हमारा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। देखिए आज के समय में जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी लीप्स एंड बाउंड्स की तरह ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। आज लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स आपको भारत में ही मिल जाएंगे। तो जितनी हमारी जनसंख्या है लगभग उतनी ही हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। हार्डली रूरल कनेक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस है, विमेन में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क की वजह से। लेकिन विद ग्रोइंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम आई हुई है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच, ये आप लोग जानते हैं आजकल एक नया वाला स्कैम चला हुआ है, डिजिटल अरेस्ट सुना होगा आपने, डिजिटल फ्रॉड इज़ गोइंग ऑन, कि लोग आपको पुलिस की वर्दी पहन के वीडियो कॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग पुलिस वाले हैं और आपका
आपके घर में ये हो गया है, या आपको कॉल्स इस तरीके से आ रहे हैं कि आपके लड़के को उठा लिया गया है और इस तरीके से, तो ये सब डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसी को सब कुछ देखता है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इसमें रैंकिंग हमको मिली हुई है, दैट इज़ 98.49 रैंकिंग मिली हुई है आउट ऑफ 100। अब आप अच्छे से जानते हैं, इसमें एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को निकालता कौन है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को ITU निकालता है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है, कई बार एग्जाम्स में इंडेक्स का जो सोर्स है कि वो इंडेक्स निकाला किसने, वो भी पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको निकाला है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का जो प्रॉपर रैंकिंग है वो मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल इसमें स्कोर वाइज दे रखा था। तीसरा अगर हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में यहाँ पूछा है। तो ग्लोबल इनोवेशन क्या होती है कि भारत में चीज़ें इनोवेट कैसे हो रही है। देखिए, सरकार इनोवेशन के कल्चर को इनकलकेट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। फॉर एग्जांपल आपका अटल इनोवेशन मिशन आता है कि हम लोग अटल टिंकरिंग लैब्स लगाएंगे स्कूल और कॉलेजेस में, जहां बच्चे इनोवेट कर सकते हैं। मैं धर्मपुर में थी तो संधोल में वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एक अटल टिंकरिंग लैब लगी हुई थी। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि जो हम पढ़ते हैं सिर्फ वो पढ़ते ही नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पे उतारा भी जा रहा है और बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको एक लैब देने की कोशिश जो है वो अटल टिंकरिंग लैब करता है। वहाँ रोबोटिक्स सीख रहे हैं बच्चे की कैसे हम नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, और 3D मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन लर्निंग है, ये सब नए नए एवेन्यूज़ है जो बच्चे सीखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत का जो रैंक है दैट इज़ 39th। इसको आप ज़रूर याद रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सरकार क्या क्या कर रही है, तो अटल इनोवेशन मिशन कर रही है, नीति आयोग भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल, असिस्टेंस काउंसिल जिसे बिराक कहा जाता है। सो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक है, और ये भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है जो इनोवेशन के कल्चर को देखता है। साथ ही में आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया गया था जब आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया गया। एक और चीज़ सरकार ने इनोवेशन के उसमें की है, दैट इज़ योर ANRF, जिसे कहा जाता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में इस बार 2025 में कोई भी एग्जाम होता है वहाँ आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ANRF के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। इसके बाद कुछ और इंडेक्सेस हैं जहां भारत का रैंक जो है वो दिखता है, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन में। जी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मैंने कहा 2024 में हमारा 39th रैंक था। मैं आपको बता दूं 2023 में हमारा रैंक जो था वो 40th था। तो हमने बस एक स्टेप ही इम्प्रूवमेंट किया है। और साथ ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि UNDP निकालता है, इसमें 193 देशों में हमारा रैंक 134th है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा रैंक 39th ही है। देन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो कि NSQ देता है, तो जो ये प्रेस कितनी फ्री है भारत में, इसमें रैंक हमारा 159th है। तो ये एकदम से तो आपको याद नहीं होंगे, देखिए मुझे भी एकदम से याद नहीं होते थे ये, और ना अभी होते हैं। तो आप कोशिश बस इतना कीजिए कि इसको आप एक जगह लिख लीजिए, जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद ये मैं आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक आता है करंट अफेयर्स में, वो आता है आपका आपने दो नाम ज़रूर सुने होंगे। एक होता है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको तुम बोलते हो CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। मेरा ऐसा मानना है किसी न किसी प्रीलिम्स में इन दोनों में कंपैरिजन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसा का नाम सजेस्ट कर रहा है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक ड्रग किस प्रकार का होना चाहिए, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये CDSO देखता है। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो प्राइस डिसाइड करती है। जैसे कोविड के समय भी इसी एजेंसी ने प्राइस डिसाइड किया था कि किसी भी एसेंशियल मेडिसिन का क्या प्राइस होगा। और ये दोनों की दोनों एजेंसीज आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से और ड्रग्स रूल ऑफ 1945 इन दोनों के हिसाब से रूल होती है।
तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल ऑफ 1945 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, इसके हिसाब से ये रेगुलेट होती हैं। मेंस में सवाल इस तरह से आ सकता है कि भारत में ड्रग रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ है, तो आप लोग जानते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है, स्टेट में कुछ और है, सेंटर में कुछ और है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी मेडिसिन को रेगुलेट करने में, लॉकडाउन लगाने में, ये अलग अलग है क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर उस पर कैसे काम करे ये मुश्किलें आ जाती हैं। साथ ही में एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस नहीं है, फ्यूचर की प्रिपेयर्डनेस के बारे में सोचना होगा। कोविड-19 जैसा एक जो आपका वायरस था, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बार आएगा, हो सकता है कुछ और आ जाए। आप लोग जानते हैं कि एक और चाइना में जो वायरस है वो भी आपका ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस, वो भी आपका एक अब उस पर चढ़ाई पे है। तो भारत को फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस के लिए ध्यान रखना होगा। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस ऑफ कोविड लाइक पैंडमिक के लिए नीति आयोग काम कर रहा है, तो इसमें भी आप इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। देखिए भारत में भी सुपर कंप्यूटर्स हैं और भारत का अपना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे। आप लोग जानते हैं जब भी सुपर कंप्यूटर्स की बात आती है तो साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इनकी टेक्नोलॉजी दिमाग में आती है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। असल सुपर कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन जो कि आपकी फ्लॉप्स पे चलती है। फ्लॉप्स का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो एक आपको डेफिनेशन कोई पूछ ले कहीं इंटरव्यू में क्या, तो सुपर कंप्यूटर इज़ अ computing machine that works on the principle of flop and flop is your floating point operation per second। ठीक है जी। भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, जैसे कि परम रुद्र है। आपका जो परम रुद्र है ये आपका पुणे, दिल्ली और कोलकाता में है। देन यू हैव प्रत्युष एंड मिहिर। कई बार सवाल आ सकता है कि व्हाट इज प्रत्युष एंड मिहिर, तो प्रत्युष एंड मिहिर दोनों आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन प्रत्युष और मिहिर का को यूज किया जा रहा है वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। देन यू हैव परम युवा ऑल्सो। तो परम युवा आपका सीडैक ने बनाया है, दैट इज योर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग जानते हैं कि जो जापान है या यूएसए, चाइना, यही सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसमें अगली बात करते हैं। ये मिसलेनियस थे कुछ, ठीक है, और मुझे लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कभी वो जीएस3 का पार्ट बनता है और स्टेट पीसीएस में वो कहीं पे भी आ सकता है, बट यूजुअली इसको इकोनॉमी वाले कंपोनेंट के साथ, मतलब जीएस3 में ही देखा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि इंडिया अपने अंदर के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में, इन सब में हमने आफ्सपा लगाया है, दैट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1958, या हमने इनर लाइन परमिट लगाया है आपका मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे, है ना। तो ये हमने इनर लाइन परमिट लगाया है, या हम बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारा का सारा जो या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट है, तो ये सब मतलब ये सब कुछ जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है कि भारत अपने लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर रहे हैं वो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में मदद करेगी। जैसे नक्सलिज्म भी एक इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ना, माओइज्म है, नक्सलिज्म है, ये सब प्रॉब्लम जो है इंटरनल सिक्योरिटी की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मालपे और मुल्की क्या है, सो MALPE, मालपे एंड मुल्की, अभी भारत ने ये दो आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक इन्हांस करता है, साथ ही में हमारे सर्वेलेंस नेचर को भी इन्हांस करता है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट का मतलब है कभी सबमरीन से अटैक हो जाएगा तो ये उसको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित होगा। तो मालपे और मुल्की आप याद रखिएगा, ये वाटरक्राफ्ट है, दीज आर एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस यही है कि जब हम इसे कोस्ट पे लगाएंगे तो कोस्टल डिफेंस होगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी इसकी, और एक मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ऑब्वियसली बात है एजाइल है, इसमें स्पीड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंडस एक्स इनिशिएटिव।
इंडस एक्स इनिशिएटिव जो है वो इंडिया और यूएस के बीच का इनिशिएटिव है। देखिए, इंडिया के लिए यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएसए के साथ हमने 2008 में एक सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो हमने साइन की थी, और हमारी सक्सेस सिर्फ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने में नहीं थी, बट भारत उन देशों में से था जिन्होंने एनपीटी को साइन किए बिना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किए बिना सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो हासिल की थी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं खास बात है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी है, आई थिंक 1972-74 की थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी है इन अप्रोच, इसीलिए भारत ने उसे साइन नहीं किया। लेकिन एक क्लॉज है कि अगर आप एनपीटी के मेंबर नहीं हैं तो आप सिविल न्यूक्लियर डील भी जो है वो नहीं कर सकते। बट अमेरिका के साथ हमने की, जापान के साथ हमने की, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और यूएस युद्धाभ्यास जो है वो करते आए हैं, और एक दो और एक्सरसाइजेज हैं जिनको इंडिया और यूएस करते हैं। रिमपैक, यस, रिमपैक इज योर पैसिफिक ओशन की रिम पे जो भी देश हैं उनके साथ एक्सरसाइजेज है, तो रिमपैक भारत भी उसमें पार्ट लेता है। तीसरा आ गया आपका इंडस एक्स इनिशिएटिव। सो इंडस एक्स इनिशिएटिव का ये 3rd एडिशन था, इसको भी याद रखिएगा। कई बार सवाल ऐसा आता है, वॉज इट अ फर्स्ट एडिशन? नो, इट वॉज द 3rd एडिशन था, और ये 2023 में ही लॉन्च की गई थी यूएस और मिनिस्ट्री ऑफ, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और ये आप याद रखिएगा, इंडस एक्स इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएस एंड इंडिया। सेकंड, इंडिजिनियस लाइट टैंक जोरावर। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कितनी मजबूत होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मॉडर्न कॉम्बैट मशीन्स कितनी हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है। आज तक भारत में T-72 और T-90 टैंक्स होते थे। आप लोगों ने कई मूवीज में टैंकर्स देखे होंगे, टैंक्स देखे होंगे। 1972 की वॉर में भी जैसे पीपा जो टैंक बोलते थे, जो कि 72 में हमें जीत दिलाई थी बांग्लादेश की लिबरेशन में 71 में। तो वैसे ही अभी तक भारत के पास जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के थे वो 72 T-72 और T-90 टैंक थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस करने के लिए जोरावर आ गया है। सवाल आ सकता है, व्हाट इज जोरावर? सो जोरावर इज बेसिकली योर इंडिजिनियस लाइट टैंक। जब हम वॉर फील्ड में होते हैं, आपका जो कॉम्बैट आपका जो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा लाइट है, वो कितना ज़्यादा एजाइल है, फास्ट है, क्विक है, यही चीज़ तय करती है कि आप जंग में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। फॉर एग्जांपल, जब लड़ाइयाँ होती थी तो हमारे जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे वो हाथी पे आते थे, लेकिन जब दूसरी तरफ से आपके जो ये तुर्किश आ रहे हैं, टर्क्स आ रहे हैं, या अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, तो नेचुरली ये कौन जीतेगा? टर्क्स जीतेंगे। सिमिलरली ये एक इंडिजिनियस का मतलब है भारत ने अपने आप अपनी टेक्नोलॉजी से इसको डेवलप किया है। सो इंडिजिनियसली डेवलप्ड टैंक है आपका जोरावर, और ये जो है आपकी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, तो इंडिया का सिलेक्शन हुआ है इन द ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी। अब आप बोलेंगे ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी क्या है? मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी है ये अभी G20 के दौरान ही बना था, और ये 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी जो है वो एंटी करप्शन चीज़ों को देखती है कि करप्शन के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ना है, तो इसमें इंडिया को भी इसमें इलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें लगभग 121 देश हैं और बहुत सारे कंट्रीज इसमें हैं, जैसे मैंने बताया, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत से इसमें रिप्रेजेंटेटिव है। देन यू हैव एक्सरसाइज वरुणा। जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है, या तुम्हारा इंडस एक्स इनिशिएटिव है, रिमपैक है, ये सब हम इंडिया और अमेरिका के साथ करते हैं। लेकिन वरुण जो है, वरुण मतलब हवा, वरुण देव, तो ये फ्रांस के साथ की जाती है, हमारी एयरफोर्स की है, और हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इनफैक्ट ये 22 साल हो चुके हैं करते करते, तो ये 22nd एडिशन था। सिग्निफिकेंस अगेन वही है कि हमारी टैक्टिकल एक्सपर्टीज बढ़ती है, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ती है, क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ता है। कल को कुछ हमला होता है तो अगर दो देशों ने आपस में मिलकर कोई इस तरह से एक्सरसाइज की है, इसका मतलब है वो साथ खड़े होंगे। ठीक है, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ क्विकली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस डिफेंस एक्सरसाइजेज जो भारत करता रहता है, जैसे कि अल नजा एक्सरसाइज जो है वो ओमान के साथ है, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी ओमान के साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो ओमान के साथ है भारत की, वो एयरफोर्स करती है, और जो अल नजा है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एक्सरसाइजेस क्या है? जैसे मैंने बताया, नंबर 1 इज योर क्राइसिस मैनेजमेंट। कल को कुछ होता है तो हमारे पास क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस है।
नंबर सेकंड, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ती है। आपके उस एरिया में, उस रीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेररिज्म होता है, देन यू हैव पायरेसी इश्यूज गोइंग ऑन, देन यू हैव कॉमन पीपल इश्यूज लाइक फिशिंग या किसी और को कुछ गलत कर दिया। इन सब में आप कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं तो रीजनल सिक्योरिटी इन्हांस होती है। देन ऑल्सो आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको टेस्ट करने का मौका आपको ये डिफेंस एक्सरसाइज देती है। आपकी मिलिट्री कितनी प्रिपेयर्ड है, इंटरऑपरेटिबिलिटी कितनी है, सर्वेलेंस कितना है, ये सब कुछ आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस बताती हैं। एंड देन जैसे राजा महाराजाओं के समय में भी जो आर्मीज होती थी वो हमेशा ट्रेन करती थी तो उनका मोराल और डिसिप्लिन जो है वो बना रहता था। तो इसीलिए एक प्रकार से ये आज के समय का ड्रिल ही है कि जब वॉर नहीं हो रहा है तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो सोल्जर्स को अपने बिल्कुल टोज पे और बिल्कुल तैयार रखती हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, फाइन। तो ये थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का था। देन गैलेथे बे, अब आ जाते हैं आपका ज़रा इन्वायरमेंट के उस कॉम्पोनेंट पे। देखिए दिस इज़ इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी कंबाइंड। गैलेथे बे बहुत, आप जो भी कोई पढ़ रहा होगा वो बार बार पढ़ रहा होगा। भारत में इस समय 12 मेजर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स, ठीक है, और 200 लगभग आपके नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। अब जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही धरोहर हैं, जो 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो अभी तक 12 थे, लेकिन अब इसमें एक और ऐड कर दिया गया है गैलेथे बे। गैलेथे बे कहाँ है? पहली बात, गैलेथे बे जो आपका है दिस इज इन योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्पेशली इन द निकोबार एरिया में आपका गैलेथे बे दिखता है। और इसको इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज द इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब। इसको एक मेजर पोर्ट जो है वो दे दिया गया है इसको नाम। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट्स कितने हैं, हमारे मेजर पोर्ट्स 12 हैं, 200 लगभग नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। और ये आपके जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट हैं उससे जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 उससे ये कहीं ना कहीं चलते हैं। और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देखता है। तो गैलेथे बे की आपको ज़रा मैप पे ज़रा एक बार ज़रूर देखिएगा, ये कहाँ जैसे है निकोबार आइलैंड में। चलिए नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ओके, इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस भी न्यूज़ में था। तो इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस का क्या मतलब है? ये आपका इनकॉइस ने बनाया है, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये आपका सुनामी से भी डील करता है ये एजेंसी, इनकॉइस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये जो इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस है ये बताता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और रेजोल्यूशन कवरेज देखता है, कोस्टल ओशन इकोनॉमी को सर्व करता है। और मैं बताना चाहती हूँ ये एटलस वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस है और ये स्पेशली आपका जो है वो इकोनॉमिक जोन को देखता है, दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक चीज़ जिनको नहीं पता, इतना बताना चाहूँगी, किसी भी जो स्टेट होती है, कंट्री होती है, उसका समुद्र से कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आपका 12 नॉटिकल माइल तक कुछ होता है टेरिटोरियल एरिया, 200 नॉटिकल माइल तक जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उस वाले एरिया में आपको सारी आज़ादी होती है कि आप फिशिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ और रिसर्च करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने साउथ चाइना सी में सुना है, चाइना जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ वहाँ पे compete कर रहा है। तो जैसे एक स्कैरबोरो शोल है, तो स्कैरबोरो शोल जो है इट हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन फिलीपींस एंड इंडिया, सॉरी फिलीपींस एंड चाइना। तो स्कैरबोरो शोल को फिलीपींस कहता है कि ये हमारा हिस्सा है क्योंकि ये हमारे 200 नॉटिकल माइल तक आता है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, इसमें हमें पूरे राइट्स हैं। लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये तो हिस्टोरिकल 9 डैश लाइन का पार्ट है, तो तुम कैसे इसमें वो कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती थी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। इंटीग्रेटेड एनर्जी ओशन एटलस है, ये वर्ल्ड का पहला एटलस है, इंपॉर्टेंट है, भारत ने बनाया है। चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं अरेबियन सी में भी आपका साइक्लोन आता है और साइक्लोन का नाम इस बार आया हुआ है, साइक्लोन का नाम है असना। ठीक है, एक चीज़ जिनको नहीं पता वो मैं ये बता देती हूँ कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और इस तरफ जो है वो अरेबियन सी है, इस तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल है।
अब मान लीजिए अरेबियन सी का एग्जाम्पल लेती हूँ, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री की सेल्सियस के आसपास, तो जब वार्म टेम्परेचर बनता है ना, तो उसकी वजह से उसके ऊपर वाले एरिया पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो आसपास की विंड्स को अपने पास खींचता है। जो ऊपर का वर्टिकल विंड होता है वो बिल्कुल गायब होता है, शेयर गायब होता है, वर्टिकल विंड गायब होता है, मतलब परफेक्ट कंडीशन बन जाती है साइक्लोन के लिए, तब साइक्लोन बनते हैं। तो अरेबियन सी में आपकी साइक्लोन इस बार आया हुआ है 2024 में, साइक्लोन असना, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा और ज्योग्राफी में एक बार जाके रिवाइज कीजिएगा कि साइक्लोन्स जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे आते हैं, और साथ में इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है और मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल में भी दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, और मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा अगर आप ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हैं। चलिए अब ज़रा थोड़े से एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कई बार एग्जाम्स में देखा है कि इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नियर थ्रेटेंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो की। जब भी आपके दिमाग में राइनोसोरस आता है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो आता है जिसके यहाँ पे हॉर्न लगा होता है, तो आपको भारत का कौन सा हिस्सा दिमाग में आना चाहिए? आपको भारत का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि राइनो मिलते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से में, ठीक है, स्पेशली असम वगैरह एरिया में, असम, अरुणाचल, देन भूटान और नेपाल के इस वाले हिस्से में। तो वन हॉर्न राइनो का एक तो मैंने आपको लोकेशन बता दी, दूसरा इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ये बताता है कि कोई जानवर जो है उसको कितने बचाव की ज़रूरत है। तो ये वल्नरेबल है, इसको याद रखिए, राइनो इज़ वल्नरेबल। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और असम में आपको यूजुअली वहाँ पे ये मानस पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ भी आपको नेशनल पार्क, वहाँ भी आपको ये मिलता ही मिलता है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि भारत में इसका जो प्रेजेंट कंडीशन है दैट इज़ वल्नरेबल। दूसरा अगर हम बात करें तो अमूर फैल्कन्स के बारे में हमेशा आपने सुना है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी अमूर फैल्कन का नाम आता है तो आपके दिमाग में मणिपुर, नागालैंड, असम, मिज़ोरम, ये वाले एरियाज आने चाहिए। और अमूर फैल्कन जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्या कहते हैं, बर्ड है, ठीक है, इट इज़ अ बर्ड ओनली। और इसके बारे में एक खास बात ये है कि दीज आर दी लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स इन द वर्ल्ड, मतलब ये बहुत दूर दूर तक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और अमूर फैल्कन्स को पोच किया जा रहा है, इनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, इनको खाया जा रहा है, हंट किया जा रहा है, और इनका मीट बोलते हैं कि वहाँ वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चेरिश किया जाता है। अमूर फैल्कन्स का जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत खतरे में है, दिस इज लीस्ट कंसर्न, जस्ट रिमेंबर दिस। देन यू हैव योर असम में एक फ्रॉग की नई प्रजाति पाई गई है और असम का कास्केड फ्रॉग है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये असम का जो कास्केड फ्रॉग है ये आपको इस बार हमारी जो हिमाचल की चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ भी मिला हुआ है, ठीक है। देन यू हैव इलोंगेटेड टॉर्टोइज, जो आपका इलोंगेटेड टॉर्टोइज है दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। और ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है, और जो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ये IUCN के स्टेटस में इलोंगेटेड टॉर्टोइज, ठीक है। टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस आप सभी को पता होना चाहिए। टर्टल जो है वो आपका पानी में मिलता है और जो टॉर्टोइज है वो आपका यूजुअली इट इज़ एम्फीबियन और ज़मीन पे भी मिलता है ये आपको, ठीक है, अंडे देने शायद ये ज़मीन पर ही आता है। तो टॉर्टोइज और टर्टल में ये डिफरेंस है। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में था, ठीक है। देन यू हैव ओके, फिर हम आ जाते हैं अब इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में आने से पहले दो चीज़ें और बताना चाहती थी कि एक ड्राई पोर्ट, बिहार को सबसे पहले अपना एक ड्राई पोर्ट मिला है। ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट इज़ अ इनलैंड पोर्ट ओनली, स्पेशली एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए किया जाता है, कार्गो कंटेनर्स को कैरी करने के लिए। तो पहला जो बिहार को मिला है वो अपना ड्राई पोर्ट मिला है। इंडिया का पहला अगर आपको ड्राई पोर्ट पूछा जाए तो वो आपका 2018 का वाराणसी पोर्ट था, वो भारत का पहला ड्राई पोर्ट था। और एक जेड मोर टनल, जेड मोर टनल का मतलब है MORH, जेड मोर टनल जो है वो आपको अभी जो श्रीनगर को आपके सोनमार्ग से जोड़ती है, वरना आपको पता है अगर ये टनल ना हो जेड मोर टनल तो बर्फ़ पड़ी रहती है सोनमार्ग में और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी सोनमार्ग टनल का भी उद्घाटन हुआ है
और ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है कि आप देखिए कि कैसे टनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उस पर किया जा रहा है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनली. एंड टॉकिंग अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेट्स नाउ कम टू द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो ये लगा, एक टॉपिक था व्हाट इज़ विजन नेक्स्ट. विजन नेक्स्ट का मतलब है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने बनाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने बोला है कि हम लोग फैशन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एकदम रिवैम्प कर देंगे और नया कुछ उसमें कुछ नया रेवोल्यूशनरी करेंगे. तो विजन NXT नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. ठीक है जी. बाकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को ये 5 साल हो गए. देखिए भारत में 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है ऐसे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, या जिनकी अपनी दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. इनफैक्ट विमेन ऑल्सो, विमेन का काम जो घर पे है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज दैट इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP. तो जो GDP की कैलकुलेशन में ना हो वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है. और भारत में 90% जो है वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है. और इनफॉर्मल सेक्टर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत डिफरेंट स्कीम्स निकाली. जैसे कि आपका अटल पेंशन योजना, जो आप बोलते हैं कि हम लोग 18 से 40 तक कंट्रीब्यूट कीजिए और 60 के बाद आपको 3,000 6,000 ऐसे पेंशन मिलना शुरू होगी. वैसे ही है आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, बिकॉज ये किसान के लिए एक पेंशन है, क्योंकि किसान का काम भी लगभग देखा जाए तो एक अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल में ही आता है. और ये सब है. एंड देन ई श्रम पोर्टल है. ये सब योजनाएं जो हैं वो आपका आम आदमी पेंशन योजना है. दीज ऑल योजनाएं जो हैं दीज आर द स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया. इसको आप जरूर याद रखें. ठीक है. उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ बहुत कुछ ही हो. ठीक है. इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मुझे इसमें ये इंपॉर्टेंट लगा. रिसेंटली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कंप्लीट्स 5 years. ये 2019 में बना था. मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो 2019 में बना था. और ये 2019 में ईस्ट एशियन समिट जो आपका बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुआ था, वहाँ पे उसकी लाइंस में बना था. और ये जो आपका सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल. देखिए इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा आ गया? इंडो पैसिफिक रीजन वो सारा रीजन आ गया जो आपका साउथ चाइना सी वाला रीजन है. और उसमें आपका वहाँ पे अमेरिका भी बॉर्डर करता है, बिकॉज वो भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है. तो इंडो पैसिफिक ओशन जो है वो फ्री हो, सिक्योर हो, रिलायबल हो और स्ट्रॉन्ग हो और इंक्लूसिव हो, सभी को साथ लेके चले. ये इंडिया, अमेरिका, जापान इनका विजन रहता है. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. इसके लिए क्या क्या किया गया? इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड शुरू किया गया. आप जानते हैं 2007 में ये टर्म आई थी. शिंजो एबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये टर्म दी थी. और क्वाड जो है दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, तो क्वाड्रिलेटरल डेवलपमेंट. तो ये क्या है? 4 कंट्रीज है, इंडिया, जापान, योर USA एंड योर ऑस्ट्रेलिया. तो क्वाड है चाइना के बढ़ते हुए अग्रेसिवनेस को काउंटर करना. देन यू हैव सागर ऑल्सो. सागर इज अ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, तो ये भी इंडो पैसिफिक के लिए है सागर. देन तीसरा आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में ही आया ये. तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये तीसरा भी आपका इंडो पैसिफिक के लिए है. ये सारे प्रोग्राम आपके इंडो पैसिफिक के लिए हैं. आपको इसको जरूर याद रखने हैं. ठीक है. क्या चाहते हैं हम? यही चाहते हैं कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो. आप जानते हैं इंडो पैसिफिक रीजन का ही साउथ चाइना सी पार्ट है. और साउथ चाइना सी में चाइना बढ़ता जा रहा है. चाइना वियतनाम से लड़ रहा है, चाइना ब्रुनई से लड़ रहा है, चाइना मलेशिया से लड़ रहा है, चाइना फिलीपींस से लड़ रहा है, चाइना सब देशों से लड़ रहा है. वहाँ पे चाइना कहता है तुम सारे के सारे बाहर निकल जाओ, ये मेरा 9 डैश लाइन का हिस्सा था. लेकिन अब 9 डैश से बढ़ा के चाइना ने उसको 12 डैश लाइन बोल दिया है कि ताइवान तो मेरा हिस्सा है ही है, बल्कि ईस्ट चाइना सी जो जापान वाला एरिया है वो भी मेरा है. तो ईस्ट चाइना सी और ताइवान को भी मिला के 9 से 12 डैश लाइन को चाइना क्लेम करता है. सो अगर इंडो पैसिफिक रीजन जो है साफ रहेगा तो क्या होगा? आपका एक रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर होगा, एक रीजनल सिक्योरिटी होगी, देन मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ेगी. और आपस में जो कंट्रीज कोलैब कर रही हैं उनमें भी एक अच्छा कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ेगा. और एक
नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है, तो मतलब सभी को इसमें अच्छा करना चाहिए, तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन 2024 में क्वाड का अगेन क्वाड लीडर समिट हुआ। मैंने आपको बता दिया क्वाड क्या है। ये 2004 के बाद इसकी बात चली थी, जब सुनामी आई थी, कि हमें ज़रूरत है एक ऐसे मल्टीलेटरल कॉपरेशन की जहाँ पे कंट्रीज कोलैबोरेट करें, अपनी एक्सपर्टीज डालें, टेक्निकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। एंड देन शिंजो एबे ने 2007 में ये टर्म दी थी और फिर क्वाड आपका बन के तैयार हुआ। तो क्वाड इस बार 2024 में जो इसका लीडर समिट हुआ है, ठीक है, इसमें ये सब बातें की गई है। हम कोस्ट गार्ड की कॉपरेशन करेंगे, हम लोग लॉजिस्टिक्स पे काम करेंगे, फ्यूचर पार्टनरशिप, सप्लाई चेन, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए आप लोग जानते हैं रिफॉर्म्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं जब से यूएनएससी बना है, जब से यूनाइटेड नेशन बना है, तब से यूएनएससी है, और सिर्फ उसमें 5 परमानेंट देश हैं और 10 आपके जो हैं वो नॉन परमानेंट देश हैं। तो इतने बड़े कंट्रीज, मतलब लगभग 190 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, और यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में से 15 देश हैं, तो आई थिंक ये तो तौहीन है, ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट तौहीन। तो ये है। उसके बाद आ जाइए आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। देखिए, मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखने की बात हो रही है। इसको आप जरूर याद रखिए। पोर्ट ब्लेयर की आप जाके ज्योग्राफी मैप में ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान के नॉर्थ अंडमान में नहीं है, मिडिल अंडमान में भी नहीं है, बल्कि जो आपका लोअर अंडमान है वहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है वो मिलता है, ठीक है। और गैलेथे बे आपको निकोबार में मिलता है, जो कि मेजर पोर्ट डिक्लेयर हो गया। नीति आयोग का फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर में कोविड-19 जैसी कोई चीज़ ना हो, और अगर हुई तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन सर्वेलेंस बढ़ाएंगे स्टेट्स के साथ, वो सब नीति आयोग उस पर काम कर रहा है, ठीक है। बाकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में फिर से इसमें मणिपुर का एक क्लैश की ही बात चली थी। तो आप सभी जानते हैं कुकी और मैतीज जो हैं ये मणिपुर की ही 2 ट्राइब्स हैं। जो आपकी कुकीज़ हैं, दीज आर द हिल पीपल, और मैतीज जो हैं वो वैली में रहते हैं। मैतीज की डिमांड है कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। कुकीज़ और नागाज को डर है कि अगर इनको एसटी स्टेटस मिल गया तो ये हिल एरिया में आके ज़मीनें खरीदेंगे और फिर डेमोग्राफिक चेंज होगा, और फिर हम क्या करेंगे। कुकीज़ आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, और मेतीस को लगता है कि जो सरकार है वो भी कुकीज़ की ही सपोर्ट करती है, और ऐसा परसीव किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बस इतना सा है कि एक डायलॉग और कम्युनिकेशन खुला रहे, क्योंकि त्रिपुरा बेस्ट एग्जाम्पल है कि त्रिपुरा में भी रिबेल फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने उनके साथ डायलॉग कम्युनिकेशन करके, कुछ उनकी सुन के कुछ अपनी सुना के, एक ऐसा कंक्लूजन पे आए कि त्रिपुरा अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और पीसफुल आपकी स्टेट है। तो मणिपुर शुड लर्न फ्रॉम द लेसन्स ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था, और आपको पता है मणिपुर में आफ्सपा भी लगा हुआ है। एक नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल था न्यूज़ में, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की कंप्लेंट्स होती हैं उसको आपका नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल सुनता है, या फिर जो आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई भी अपील आती है तो उसको भी सुनता है। और अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की किसी भी उससे रूलिंग से प्रॉब्लम है, तो देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। This is important. You can directly go to Supreme Court, and National Company Law Appellate Tribunal was formed under Companies Act 2013. ठीक है जी। पॉलिटी और गवर्नेंस में एक और था प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आपका किस किस के लिए, ओबीसीज के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। इन तीनों के लिए आपका प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी आपका 23rd लॉ कमीशन जो है अब वो स्थापित हो गया है। लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी था, उसने भी लगभग अपने काफ़ी साल इस बार पूरे कर लिए हुए हैं,
10 साल प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आई थी, तो 24 में सक्सेसफुली उसने 10 साल पूरे किए हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या करती है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मतलब था कि सभी को यूनिवर्सल बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हो, फिनेंशियली इंक्लूजन हो, औरतों के लिए अच्छा हो, ये सब पिलर्स थे इसके। इंश्योरेंस क्रेडिट फैसिलिटी हो, क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना थी। तो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में आज मैं आपको बता दूं तो लगभग 53 करोड़ अकाउंट्स जो हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स जो खुले उसके बाद उसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या कोई भी और डायरेक्ट जो एक बेनिफिट सब्सिडी देने का जो एक चलन शुरू हुआ वो प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से शुरू हुआ। और जब आप डायरेक्ट देते हैं तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है, आपके लीकेजेस जो है वो कम हो जाते हैं। और मनी लेंडर्स पे जो लोग डिपेंड करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना की बात की गई थी, तो वो भी यहाँ पे आपको इन चीज़ों से बचाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो विदाउट एनी सेइंग ये तो है ही है। ठीक है जी। उसके बाद कोई वर्क लाइफ इम्बैलेंस पे भी टॉपिक था। कई कहते हैं 70 घंटे काम करो, कई कहते हैं इतना करो, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन नॉट इक्वेट वर्क विद लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड वर्क इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो यू कैन नॉट इक्वेट दीज 2 थिंग्स, है ना। लोग मर रहे हैं, लोग बहुत अचीव करने के बाद भी दे आर डाइंग, सो व्हाट्स द पॉइंट। बाकी राइजिंग डिमांड फॉर मेंटल हेल्थ केयर, ये ठीक था। एक मैं आपको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बताना चाहती थी, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। भारत रिसर्च और डेवलपमेंट में हार्डली 0.64% ऑफ इट्स जीडीपी खर्चता है। ये बहुत कम है। अगर आप साउथ कोरिया को देखोगे तो 3 से 4% जीडीपी जो है साउथ कोरिया जो है वो रिसर्च और फाउंडेशन पे खर्चता है। यूएस से चाइना भी 2 से 3% पे खर्चते हैं, बट भारत हार्डली 0.64% खर्चता है। तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़े रिसर्च और फाउंडेशन पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये यहाँ पे आपकी यहाँ पे इनॉग्रल मीटिंग पे प्रधानमंत्री जी ने इसको अभी किया। और ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट से आया है पहली बार, द एक्ट ऑफ 2023। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, इट केम विद द एक्ट, तो है। पहले इसका नाम सर्ब हुआ करता था, या नाम क्या कहेंगे कि पहले सर्ब था। सर्ब का मतलब है इट्स योर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो पहले सर्ब हुआ करता था, सर्ब को अब सबस्यूम कर दिया गया है नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन में। तो साइंस एंड योर इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है इट हैज बीन नाउ सबस्यूम्ड इनटू योर एएनआरएफ। तीसरी बात, एएनआरएफ का 2023 से 2028 तक जो टारगेट है वो है 50,000 करोड़ रुपए, एक फंडिंग टारगेट है इसका। ठीक है। और इम्पॉर्टेंस क्यों है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, ग्लोबली हम compete कर पाएंगे। हमारा आप रैंक देख लीजिए कितना था। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेट प्लेयर को यहाँ मौका मिलेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो विदाउट सेइंग वो तो होगा ही होगा, है ना। डन। उसके बाद इसमें कुछ और मुझे इम्पोर्टेंट लगा। इंडिया टॉप्स द प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग। लेट मी जस्ट टेल यू दिस कि इंडिया में लगभग हर साल 9 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया जाता है। वैसे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किसी जगह पे 62 मिलियन टन भी लिखा था, बट यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया जनरेट्स अराउंड 9.3 मिलियन टन ऑफ, देखो 62 मिलियन टन वेस्ट होता है, लेकिन उसमें से भी 9 मिलियन टन जो है वो स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट है। तो लगभग 9 मिलियन टन आपका प्लास्टिक वेस्ट है, और 9 मिलियन में से 5 मिलियन टन को जला दिया जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज इंसिनरेशन। और लगभग 3.5 मिलियन टन जो है वो आपका एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ये प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कितनी सारी लेगेसी वेस्ट, लैंड से, आप कुल्लू देखिए, कुल्लू में मैं वहाँ थी तो जो रांगड़ी वाला एरिया है वो लेगेसी वेस्ट है, वो कितने साल से पड़ा है, लेगेसी हो गई है वो कुल्लू की। तो उस रांगड़ी वेस्ट को अभी तक कोई भी साफ नहीं कर पाया। इसमें रीज़न काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव विल भी होती है, एंड देन पॉलिटिकल विल से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर पॉलिटिकली विल चाहे तो वो सच बताऊं तो 10 दिन में साफ हो सकती है। चलिए, डंपिंग साइट मैंने आपको बता दिया कितना है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि इंडिया टॉप कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इंडिया ही बनाता है, चाइना आपके चौथे स्थान पे है ना।
तो दिस इज़ ऑल्सो चाइना के बारे में मानना तो ये पड़ेगा कि देखिए इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद भी वेस्ट जनरेशन में उसका स्थान पहला नहीं है। पहले में इंडिया है, सेकंड में नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चौथे पे चाइना है। तो लगभग यही थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरीज के लिए था, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मत्स्य मीन्स फिशिंग। देखिए हमारी जो साउथ कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं वो फिशिंग पे ही डिपेंडेंट है, उनकी रोजी रोटी फिशिंग से चलती है। सरकार ने, और हमारे जो गुजरात के भी कोस्टल प्लेन्स है या उड़ीसा हम लोग गए थे तो उड़ीसा के भी जो कोस्टल प्लेन्स वगैरह हैं फिशिंग पे डिपेंडेंट है। फिशिंग के लिए सरकार ने क्या क्या किया? फिशिंग के लिए सरकार ने 2015 में ब्लू रेवोल्यूशन लेकर आए, 2017 में नेशनल फिशिंग मरीन पॉलिसी लेकर आए, 2018 में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड 7500 करोड़ रुपीस का ये बनाया गया। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज अलग ही बना दी गई एंड 2020 में प्रधानमंत्री आपकी मत्स्य संपदा योजना जो है वो लेकर आए और अब नेशनल फिशरी पॉलिसी जो है उस पर भी काम किया जा रहा है और एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट पोर्टल भी इसमें हमने डेवलप किया है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये सीक्वेंस चलता कैसे है, ठीक है। बाकी एक न्यूज़ में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी था, डैम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, कि आपको एग्रीकल्चर को डिजिटली मॉडिफाई करना है और सरकार ने लगभग 2800 करोड़ का आउटले इस पे रखा है। और ठीक है, और आप लोग जानते हैं इसमें नए नए स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे। एग्रीस्टैक का मतलब है एक इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है फार्मर सेंट्रिक जहाँ पे इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है। तो लगभग यही था जो थोड़ा बाकी इसमें थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से है वो नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार ब्रुनई, अक्टूबर के महीने में वो ब्रुनई गए थे, तो इंडिया ब्रुनई रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं साउथ चाइना सी में एक कंटेंडर आपका ब्रुनई भी है जो चाइना के साथ लड़ रहा है। तो साउथ चाइना सी के बारे में बताती भी जाती हूँ, खत्म करते हैं इसको। साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज भागीदारी है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फॉर्मूला है बीवी इम्पॉर्टेंट टीसी, ठीक है। बीवी इम्पॉर्टेंट टीसी कैसे? बीवी इम्पॉर्टेंट में से बस आप IMP लेंगे उसका एब्रीविएशन और टीसी, सो बीवी IMP टीसी। देखिए ब्रुनई, वियतनाम, देन योर इंडोनेशिया, देन मलेशिया, फिलीपींस एंड देन इज योर चाइना एंड योर ताइवान। तो ये साउथ चाइना सी के सारे कंटेंडर आ गए और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ने वाला है आपका ताइवान स्ट्रेट, इसको याद रखिए। साउथ चाइना सी और फिलीपींस को जोड़ने वाला है लुजोन स्ट्रेट, इसको भी याद रखिए आप, ठीक है। साउथ चाइना सी में चाइना की बेसिकली वो एक लाइफ लाइन है, चाइना का जितना भी क्रूड ऑयल है, तेल है, पेट्रोल है, टॉयज हैं, कपड़े हैं, वो सब वहीं से वहाँ से शिफ्ट होता है। इसीलिए तो चाइना वहाँ की हेजेमनी करने के लिए रुका हुआ है कि नहीं मैं लेके जाऊँगा। तो बस मैं इसमें आपको इतना ही बताना चाहती थी जो मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक इसमें सुप्रीम कोर्ट को 75 साल हो गए हैं, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की मेजर जजमेंट्स कौन सी, रूलिंग कौन सी थी, वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं इस करंट अफेयर डिस्कशन को ख़त्म करूँगी। लगभग 50 मिनट होने वाले हैं और इन सब से करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि मेरी बोलने की कैपेसिटी आप लोग निरंतर बढ़ाते हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड आई जस्ट प्रॉमिस कि ये करंट अफेयर्स जो हैं लगभग मैं अब अगले सैटरडे या संडे को हम लोग या तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे या फिर हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स करेंगे, इन दोनों में से एक। पर करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं इसको ज़रूर निभाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।